सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। हमारे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। ये अभिषेक जी हमारे आईआईटी जैम फिजिक्स के एस्पिरेंट हैं और इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स आईआईटी जैम में क्रैक किए हैं। मतलब काफी अच्छे मार्क्स लिए हैं, काफी अच्छा रैंक आया है इनका। तो चलो देखते हैं इनकी जर्नी कैसे रही है, कैसे इन्होंने स्टडी की है। बात करते हैं इनकी इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं। चलिए अभिषेक जी, तो अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू खुशी जी। आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया मेरे को। तो मेरा नाम अभिषेक है और मैंने ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी बीएड डिग्री के ऊपर मेरी ग्रेजुएशन रही है, जिसमें बीएससी भी है और बीएड भी है साथ में। ड्यूअल डिग्री होती है, तो वो मैंने परस्यू करी है। ये मैं राजस्थान से हूँ और मेरी बीएससी बीएड डिग्री जो है वो कुचामन सिटी नागौर से कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो आपके मार्क्स कितने आए आईआईटी जैम में, पहले ये बताओ। मेरे मार्क्स पहले फर्स्ट जो लिस्ट आई थी उसके अंदर 46 आए थे। बाकी फिर बाद में जब वापस रिकाउंट हुआ तो 48 हो गए। तो 48 मार्क्स के साथ 128 रैंक है मेरी। ओके, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, मतलब काफी अच्छी रैंक आ गई है। और कौन सी ड्रीम आईआईटी अगर आप जाने वाले हो आप? ड्रीम आईआईटी तो थी आईआईटी बॉम्बे, तो देखते हैं उसके लिए अगर हो पाता है नहीं हो पाता है। तो आपने मतलब ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका एग्जाम का? सेकंड कह सकते हैं, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर के अंदर भी एग्जाम दिया था। फिर क्योंकि मेरी 4 साल की डिग्री है तो मैं वैसे उस टाइम इतना सीरियस भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था ताकि मेरे को थोड़ा ओके, एक्सपीरियंस हो जाए एग्जाम का। इसके एग्जाम के बारे में कब पता चला था आपको? ये मेरे को थर्ड ईयर के लास्ट के अंदर, दिसंबर के अंदर पता चला था। तो उस टाइम तो 1 महीने की ही प्रिपरेशन थी, जिसमें केवल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, फिजिक्स का पूरा। तो ओके। फिर बाद में तो लॉकडाउन लग गया था और इस वजह से कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था उस टाइम। फिर 2022 के अंदर एग्जाम देने आने के बाद में फिर मार्च अप्रैल के अंदर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट और आपने की। कोचिंग वगैरह ली थी इसके लिए? पहले ऑफलाइन लेने का था, लेकिन फिर छोड़ दिया। ऑफलाइन की नहीं, फिर हमने ऑनलाइन ही करी। अन अकेडमी से मैंने पढ़ाई करी थी मेरी। 9 मंथ ओके, का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, तो 9 मंथ की मेरी प्रिपरेशन थी। आपने सेल्फ स्टडी का सोचा था कि हाँ सेल्फ स्टडी में करूंगा तो हो जाएगा या नहीं होगा, कुछ ऐसा? अ, मैं कर लेता, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था ना इस एग्जाम के बारे में कि इसमें क्या पूछते हैं क्या नहीं। तो काफी टफ था कि ग्रेजुएशन के टॉपिक भी ऐसे होते हैं जो आप समझ नहीं सकते हो खुद। तो मैंने सोचा कि अपन को कोचिंग ही ले लेनी चाहिए, वो सही रहेगा। तो इस वजह से मैंने कोचिंग ही ज्वाइन कर ली। और उसके बाद जब जी। आपकी स्टडी स्टार्ट हुई थी, मतलब उसके लिए फिर आपके पास पूरा दिन होता था स्टडी के लिए, एग्जाम के लिए? नहीं 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 नहीं, अपन तो टीचिंग वाले हैं, तो आप भी पता है, आपने भी बीएससी बीएड करी है, तो अपने को तो जाना पड़ता है। तो पहले तो मेरे को कॉलेज से तो इतनी थी नहीं, लेकिन जब 3 महीने की वो जो इंटर्नशिप आई थी ना मेरी, तो उसमें हम्म। क्या होता है, हमको गवर्नमेंट स्कूल में जाके अपने को पढ़ाना पड़ता है। तो जी। उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो इस वजह से क्या है ना कि स्कूल के अंदर भी बच्चों के मैथ का टीचर नहीं था। ओके। तो मेरी मैथ अच्छी थी, तो मैं वहीं पे पढ़ाता था। हम्म। तो सर ने भी रिक्वेस्ट करी, बच्चों ने भी रिक्वेस्ट करी कि भला हो जाएगा बच्चों का, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो प्रिपरेशन भी करेंगे और पढ़ा भी लेंगे बच्चों को, ताकि जो बोलने की जो कला है वो भी सीख जाएंगे साथ के साथ। दिन में मतलब कितने घंटे आप फिर स्टडी के लिए निकाल लेते थे? मैं उठता था, उसके बाद में 1 घंटे पढ़ाई करता था। ओके। फिर पापा, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन्हीं की स्कूल में मैंने ली थी इंटर्नशिप। तो मैं फिर पापा के साथ ही जाता था और वहाँ पे तकरीबन 3 या 4 क्लासें लेता था। फिर उसके बाद जो बचा टाइम रहता था, वहाँ मैं वहीं पे बैठ के पढ़ाई करता था, क्लास लेता था जो भी मेरी छूट जाती थी सुबह। फिर वापस आके फिर तकरीबन 3 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर। तो फिर आपका मतलब जैसे आपने क्लासेस लेना स्टार्ट किया था, जिस मतलब आप एक ही टीचर से मतलब क्लासेस लिए हैं या फिर और भी टीचर्स से, मतलब एक ही टीचर से पढ़ते थे या एक से ज्यादा? 3 4 महीने में एक टीचर से पढ़ रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, क्योंकि वो केवल ऊपर ऊपर से चीजें बता रहे थे। अच्छा। फिर मैंने स्विच किया, फिर मैं अमित रंजन सर से पढ़ने लगा। तो अमित हम्म। रंजन सर ने काफी अच्छे से बेसिक से पढ़ाया था। अगर अन अकेडमी पे कोई पढ़ता है फिजिक्स से रिलेटेड तो वो जानता है अमित रंजन सर को। तो ओके। वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं तो क्लासेस कितने टाइम की होती थी, मतलब जब ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती थी तो कितना टाइम क्लासेस लेने में जाता था आपका? क्लासेस देखो मॉर्निंग में रहती थी 7 बजे से 9:30 बजे तक। हम्म। 2.5 घंटे की क्लास रहा करती थी हमारी।
ओके। फिर उसके बाद में कुछ अपनी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं जो हम्म। यूट्यूब पे या फिर अनअकैडमी पे रहती थी। तो जी। 2 घंटे की वो रहती थी। तो इस हिसाब से 4 घंटे की तो क्लासेस क्लासेस रहती थी। फिर 3-4 घंटे की अपनी सेल्फ स्टडी। ओके, मतलब जो क्लासेस होती थी आपकी, वो उसी टाइम में कंप्लीट हो जाती थी या फिर एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता था? हाँ, वो करना पड़ता था। अच्छा, मतलब हर क्लास में होता था या फिर किसी किसी क्लास में? नहीं, हर क्लास में तो नहीं होता था, लेकिन जैसे कुछ नया टॉपिक आ जाता है या फिर कुछ हार्ड चीज आ जाती है तो वो मेरे को करना पड़ता था, समझ में नहीं आता था। इस वजह से। तो आप नोट्स वगैरह बनाते थे हाँ, लेक्चर्स के? मैं बहुत नोट्स बनाता था। बहुत नहीं है कि अगर एक बार नोट्स बन गए तो मैं दूसरी बार नोट्स नहीं बनाता हूँ। मैं वापस दूसरी बार नोट्स बनाता हूँ और जो चीज उसमें नहीं लिखी उससे एक्स्ट्रा चीजें लिखता हूँ उसके अंदर। आप रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी रहता था, मतलब कि रिवीजन को कैसे करना होता था? रिवीजन, मैंने तो रिवीजन बहुत किया था। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि सर कुछ पढ़ाते थे, फिर हम उनके रिलेटेड जो असाइनमेंट होते थे वो करते थे। हम्म। फिर जैसे जैसे तकरीबन अक्टूबर नवंबर आया था तो उसके बाद में रिवीजन स्टार्ट कर दिया था हमने। तो अच्छा। एक एक कॉपी उठाते थे, एक एक कॉपी में जितना सब कुछ है सारा पढ़ लिया। फिर जैसे 2-3 टॉपिक मिला के टेस्ट दिया करते थे। तो ओके। इस तरह से प्रिपरेशन करते थे अच्छा, फिर उसमें। असाइनमेंट जब आप सोल्व करते थे उसमें प्रॉब्लम से जब आती थी, मतलब ऐसा तो होता नहीं था कि हाँ सारी प्रॉब्लम दी हुई हैं तो आपको सारी आ गई है, फिर तो एग्जाम का लेवल ही क्या रहा फिर तो। बहुत प्रॉब्लम आती थी मेरे को तो मैं ऐसा करता था कि एक बार ट्राई किया उसको, नहीं हम्म। हुआ, फिर आधे घंटे बाद में वापस ट्राई करता था। ओके। फिर नहीं हुआ, फिर 1 घंटे बाद वापस ट्राई करता था। मतलब मैं दिमाग में हमेशा सोचता रहता उसके बारे में। तो इस तरह से मतलब मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती थी कि आप एनी टाइम पढ़ो मत, लेकिन आपका मोड हमेशा पढ़ाई का ही होना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा। भी कर रहे हो तो आप उसके अंदर सोचते रहो उस क्वेश्चन के बारे में। तो एट द एंड मेरे से वो हो ही जाता था। और जब वो हो जाता है ना तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब मजा आ जाता है मेरे को। ये तो तो है। ऐसा अच्छा, मैं रहता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, ये तो वो हर स्टूडेंट को मतलब पता ही होना चाहिए इसका आंसर, कि आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्यों करना चाहिए। अपने अकॉर्डिंग बताओ कि आपने क्या सोचकर ये स्टार्ट किया था? मैंने तो ये सोचा था कि अब तक मतलब, क्योंकि 12th के साथ ही मैं इतना था कि यार बस केवल रटी रटाई नॉलेज थी। फिर ग्रेजुएशन में गए तो वहां पर भी केवल रटाया ही जा रहा था। तो मैंने सोचा यार वहां जाएंगे तो कम से कम अपने को थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, नए नए लोग मिलेंगे, अपन को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां से। तो इस वजह से ये सोच के मैंने कहा था कि यार मैं आईआईटी जेम का एग्जाम दूंगा और आईआईटी के अंदर जाके देखूंगा क्या होता है। तो ये अच्छा, मोटिवेशन था मेरा तो। कैसा फील होता है फिजिक्स के साथ आपको? मतलब इस इंटरव्यू से पहले 1 घंटे से छत पे ही बैठा था और मून स्टार इन सबको देख रहा था। तो आप समझ सकते हो कि क्या बॉन्डिंग है। अगर देखो, जैसे आपने कहा है कि आपकी जो जो मोटिवेशन थी कि इस वजह से आपने आईआईटी जैम चूज किया, ठीक है, और फिर आप एग्जाम की तैयारी करते जा रहे थे, तो बीच में कोई ऐसी पॉइंट्स आए हैं जब आपको मतलब ऐसा फील हुआ कि हाँ मैं एग्जाम की तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन जब अटक जाते हैं, तो डिप्रेशन वाली फीलिंग, स्ट्रेस वाली फीलिंग, वो सिचुएशंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स? सबसे अच्छा तो मैं बताता हूँ कि जब क्लास हुआ करती थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमारे इतने अच्छे कंसेप्ट नहीं थे, लेकिन जो बच्चे पहले के तैयारी कर रहे थे 1 साल से, तो वो बच्चे मतलब सर कुछ भी पूछते थे, विद इन 10 सेकेंड बच्चे जवाब दे देते थे। और ओके। एक दो नहीं, 20-30-40 सारे बच्चे एक साथ ऐसे जवाब दिया करते थे। तो हम तो ऐसा सोचते थे कि यार हम क्या कहीं और से आए हैं या फिर हमें मार से लाया गया है कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उस टाइम मतलब बहुत डिमोटिवेट हुआ करते थे हम कि यार ये बच्चे क्या गॉड गिफ्टेड है या क्या है कि इनको हर सवाल का जवाब पता है, हर क्वेश्चन का जवाब ये फटाफट दे देते हैं। सर केवल क्वेश्चन लिखे, बच्चे A B C D सब जवाब दे रहे हैं। तो हम अपने आप को मतलब बहुत डिमोटिवेट समझते थे। फिर तो इसी वजह से मैं मतलब दिमाग खराब हो जाता था कि यार क्या होगा, अपने से कुछ हो भी पाएगा या नहीं। अच्छा। तो हम क्या थे, हम 2 जने थे जो इसकी प्रिपेयर कर रहे थे। तो हम दोनों ही एक दूसरे का सुख दुख का सहारा बनते थे। तो मैं उनको कॉल कर देता था, तो वो थोड़ा सा मोटिवेट करते थे। फिर अगर कभी वो डिमोटिवेट हो जाते तो मैं मोटिवेट करता, तो ऐसे चलता था हमारा दोनों का। ओके। तो इस तरह से गाड़ी खींची हमने हमारी। ये ऐसा अच्छा, करते थे। मतलब ये अगर जी। पूरा
मतलब अगर पूरा एक ड्रॉप ईयर लेना है तो इसमें ये चीज तो करनी पड़ेगी कि हाँ, आपको किसी ना किसी के कंटेक्ट में हो, किसी ना किसी से बात कर रहे हो, जिसके साथ मतलब आपकी बन सके, कोई समझ सके आपको। नहीं, आपने वैसे अपनी स्ट्रेटेजी क्या रही थी आपके पूरे साल की, एक बार ये पूरा गो थ्रू करेंगे कि शुरू से लेकर एंड तक आपने कैसे क्या क्या किया था फिर। देखो, मेरा तो ये रहता था कि क्योंकि मैं लाइव लाइव लेक्चर ही अटेंड किया करता था, तो ये फिक्स रहता था कि मेरे को डेली लाइव लेक्चर अटेंड करना है। सर जो बता रहे हैं उसको कॉपी में जो लिखा हुआ है उसको वापस रिवाइज करना है। फिर ओके। असाइनमेंट उनके प्रॉपर करने हैं। और सर की जितनी भी प्रॉब्लम क्लास होती है उनको अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम है, मैं सेमेस्टर एग्जाम के अंदर भी क्लासेस अटेंड किया करता था। कैसे ना कैसे करके टाइम मैनेज करके सब कुछ करके किया ही करता था। इसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज भी होती थी, लेकिन सब चीजें हो जाती है अगर मन के अंदर विश्वास होता है ना, तो सब चीजें हो जाती है। अच्छा, कुछ ऐसी बातें आपको अगर कहनी हो कि कोई ऐसी चीजें जो आप बच्चे करेंगे तो उनका नहीं हो पाएगा। मिस्टेक ये हो सकती है कि यार आप अगर क्लासेस को या फिर आपके जो भी शेड्यूल या आपके गोल्स होते हैं, अगर आप उनको कल पे टाल दिए ना, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि आपने सोच लिया है तो डेली वो चीज करनी है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक दिन भी टाल दिया ना, तो वो हमेशा के लिए एक नियम बन जाएगा आपका। तो वो कल हमेशा कभी आता ही नहीं है फिर। फिर आपने मतलब आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था। हाँ, हमारा सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया था। ओके, अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, और अक्टूबर तक आपने बीच में टेस्ट वगैरह, थोड़े टेस्ट वगैरह सीरीज एफएलटीज मतलब के, या फिर कह लो कि हाँ कोई वीकली टेस्ट दिए हो, या फिर ऐसे सर ने लिए हो। हाँ, नहीं, वीकली टेस्ट लिया करते थे। अच्छा। सर कंडक्ट करा देते थे कि किसी टॉपिक से रिलेटेड 20 या 30 क्वेश्चन का रहता था 1 घंटे का। तो ओके। हम दिया करते थे उसको, तो ठीक रहता था वो भी। मतलब उसमें मार्क्स वो कैसे देना आया भी करते चाहिए। थे। उसमें मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं आते थे क्योंकि सर क्वेश्चन बहुत टफ बनाते थे, तो ओके। मतलब कई बच्चों के तो आ जाते थे, लेकिन वो पता नहीं कैसे आते थे, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन हमारे तो एवरेज ही आया करते थे, 50% बस, इससे ज्यादा ओके। नहीं ओके। आते थे। ओके। ओके। ओके, और उसके बाद ठीक है, आपका कुछ ऐसा है सिलेबस में मतलब कि हाँ, जैसे 80-20 रूल होता है, क्योंकि हाँ एग्जाम में मतलब 80% सिलेबस, मतलब 20% बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है, कि हाँ 20% तो करना ही चाहिए, वो कुछ ऐसा है आपके एग्जाम में। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब एक चीज जो करनी चाहिए, अपनी मैथमेटिक्स उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो इसके लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो। मैंने जो करी थी वो थी एच के दास बुक मैंने प्रेफर करी थी। तो आप वो बुक, मतलब उसकी तो हर टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। इससे आपकी ओके। ग्रेजुएशन का भी मैथमेटिकल पार्ट क्लियर होता रहेगा, और साथ के साथ आपकी जेम की प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। मेरे को वो बहुत हेल्प करी थी पर्सनली। मेरा मैथमेटिक्स का पेपर उसकी वजह से इतना अच्छा गया कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस बुक का। तो अच्छा, आपने मतलब कि बुक्स भी फॉलो की थी अपने प्रेपरेशन के टाइम में। कौन कौन सी हाँ बुक्स थी फिर, आप बुक रेकमेंड करोगे बच्चों को अगर मतलब हाँ लेनी हो साथ में। हाँ, बुक आप जैसे H.C. वर्मा आप बुक ले लो। हम्म। और मैथमेटिकल के लिए आप H.के. दास ले लो। और अगर आप मतलब ये 2 बुक तो आपको, क्योंकि कई ऐसे होंगे जो पहले कभी ऐसे बुक पढ़े नहीं हो, तो उनके लिए ये 2 बुक बहुत अच्छी है। वो आप इनसे स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी टॉपिक के लिए कौन सी बुक सही रहती है। तो उसके बाद मैं तो मैंने जो पढ़ी थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक और डायनेमिक्स के लिए मैंने डीजे ग्रिफिथ पढ़ी थी। बस, तो मैंने ज्यादा बुक भी नहीं पढ़ी, बस 2 बुक पढ़ी थी अच्छे से, बस वही थी। मतलब आपका अक्टूबर तक जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर आपने मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से कैसे किया गया था। मॉक टेस्ट के लिए तो अनअकैडमी से ही दिए थे मैंने, जो भी थे उनके प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे ना, मैं उन्हीं को ही हम्म। दिया था। तो ओके। सबसे पहला जो मैंने मॉक दिया था उसमें मेरे नंबर आए थे 30 या 34 नंबर आए थे 100 में से। और उस दिन मैं रोया भी था कि हाँ। यार इतना प्रिपेयर किया, नंबर आए 30, तो इसमें तो क्या होगा। फिर फिर वापस वही अपने हारे का सहारा, दोस्त हमारा, तो दोस्त को कॉल किया। तो दोस्त को बताया कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरे भी इतने आए हैं, कोई बात नहीं, अपन वापस तैयारी करते हैं, वापस रिवाइज करते हैं और वापस एग्जाम देते हैं। फिर अच्छा। धीरे धीरे हमारा स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग गया। 40 हुए, 40 के बाद 50 हुए, 50 के बाद 54 हुए, 54 के बाद 60 हुए,
और जब लास्ट मैंने मॉक दिया था तो मेरे 74 नंबर आ रहे थे। तो धीरे 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 वो बनता गया और फिर सही हो गया मतलब सब कुछ। मतलब आपको कैसे लगता है कि ये आपका जो ग्राफ बढ़ा है, तो इसके पीछे वजह क्या हुई? क्या मतलब ऐसा इसके क्या पीछे किया आपने? वजह वजह तो ये है कि अपने टेस्ट पेपर को एनालाइज किया। हम्म। क्योंकि टेस्ट अगर आप केवल देख के उस पेपर को आप छोड़ देते हो ना, तो आपने अपने 3 घंटे वेस्ट किए हैं। अच्छा। वहीं अगर आपने उसको एनालाइज किया कि यार मैं कहाँ गलती करा, किस जगह मैंने सिली मिस्टेक करी, किस जगह मैंने ज़्यादा टाइम दिया, किस टॉपिक में मेरे को अभी तक भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं पॉइंट आउट करके लिखा करता था और उनके ऊपर ज़्यादा काम किया करता था। तो इस तरह से जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी पेपर होता था, तो जब वो चीज़ें वापस सही होती थी मेरी, तो इस ओके तरह से ओके। मेरा ग्राफ हमेशा इंक्रीज करता था फिर। और ये चीज़ मतलब मतलब अक्टूबर बहुत तक अच्छी आपकी है। हर चीज की क्लैरिटी, हर कंसेप्ट क्लैरिटी हो चुकी थी अक्टूबर तक आपकी? अक्टूबर तक जैसे हाँ। सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, फिर उसके बाद जब आप टेस्ट देना स्टार्ट किया था, तो हर टेस्ट के देने के बाद उसका एनालिसिस करते थे? टेस्ट मतलब हर हाँ। कितना मतलब गैप देकर देते थे फिर आप? मैं 2 से 3 दिन का गैप दिया करता था, क्योंकि अच्छा। 2 दिन लगते हैं किसी टॉपिक को वापस पढ़ने के। तो मैं 2 या 3 दिन लेता था, फिर वापस एग्जाम देता था। और भी कई मतलब मेरे दोस्त के पास खरीदे हुए थे कैरियर एंडेवर के, ईडू अंकल के। तो हम प्लानिंग करते थे कि यार ऐसा करते हैं अपन दोनों साथ में एग्जाम देंगे, 12:30 बजे तू और मैं दोनों एक साथ एग्जाम देंगे। तो हम दोनों एग्जाम देते थे, फिर बाद में चेक करते थे कि किसका आंसर कौन सा सही है। फिर डिस्कस भी किया करते थे कि ये अच्छा ये इसका ये होगा, अच्छा इसका कि ये क्यों नहीं होगा। तो ये से डिस्कस करके सारी क्लैरिटी करते थे। तो वो चीज़ भी बहुत हेल्प करती थी मेरे को। ओके, मतलब आपका ठीक है, मतलब काफी अच्छे से यही मतलब की वजह हुई है आपके मार्क्स बढ़ने की, कि पहले कंसेप्ट क्लैरिटी आपने अच्छे से रखी है, फिर उसके बाद साथ में हाँ। आपके जो रिवीजन करते थे उसका मतलब टाइम क्या हाँ। रहता था? रिवीजन का एक बार टाइम बताना मेरे को। टाइम मतलब किस हिसाब से? मतलब क्या, जैसे वो होता है ना कि हाँ आप दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहे हो, जैसे पूरी एक नोटबुक बना के रखी है आपने, इतनी सारी नोटबुक बना ली है, लेकिन उसको रिवाइज करने का कौन सा टाइम, कैसे होता था वो रिवीजन करने का? कब टाइम मतलब कि होता था कि आप रिवाइज कर रहे हो चीजों को? रिवीजन तो ऐसा रहता था कि क्लास ले लिया आपने, फिर हम्म। उसके बाद में कॉपी उठाई एक। तो हम्म। मैं क्या है ऊपर ही ऊपर रहता हूँ, तो बाहर छत है हमारे सामने। कॉपी ली और घूमते भी जाता हूँ और रिवाइज भी करता जाता हूँ, पूरा पढ़ता रहता हूँ मतलब उसको कि अच्छा इसको यहाँ पे ऐसे रिलेट करना है, इसको यहाँ से रिलेट करना है। तो ऐसे रिवाइज किया करता था कि एंड में आते आते तो मैं केवल माइंडली रिवाइज होता था, देखता जाता था। पहले तो मतलब मैं कॉपी पेन के ऊपर रिवाइज करता था, लेकिन बाद के अंदर तो सिर्फ माइंड के अंदर रिविजन होता था। और आप जब टेस्ट देते होते थे, मतलब कि उसका प्रॉपर टाइमर लगा कर करते थे, या फिर के हाँ चलो बैठकर ऐसे टेस्ट दे रहे हैं, या फिर बीच में उठ के चले गए? नहीं 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 नहीं, एकदम अच्छे से कंसिस्टेंट होके टेबल के ऊपर गेट बंद करके अच्छा। फिर एकदम शांति से। उस ओके, टाइम तो मतलब ऐसा फिक्स फील टाइम रहता होता था था डेली कि का कि हाँ एग्जाम का जब टाइम है उसी टाइम देना है, या फिर कभी किसी भी टाइम देकर दे दो? नहीं, मैं कोशिश करता था, क्योंकि इस बार हमारा एग्जाम ऐसा था ना कि वो 12 बजे के बाद में था फिजिक्स वालों का। ओके। तो मैं कोशिश करता था कि मैं उसी टाइम के अंदर एग्जाम दूं, ताकि मेरी ओके। वो हैबिट बनी रहे कि उस टाइम मैं सोऊं नहीं कम से कम। उस टाइम मेरा माइंड अलर्ट रहे और ये मेरी बॉडी के अंदर फीड हो जाए ये चीज़। तो मैं कोशिश करता था कि अगर आपका एग्जाम जिस टाइम में है, आप उसी टाइम के अंदर एग्जाम दिया करो, तो वो काफ़ी ओके। ओके, बेनिफिट रहता है। ठीक है, मतलब आप लोग आपने काफी स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहो अपनी ओर से कि हाँ मतलब मैं ये चीजें करता था और बाकियों को भी ये चीजें करनी चाहिए, वो हेल्पफुल बहुत रहती हैं, कुछ ऐसी चीजें एग्जाम के लिए, कुछ ट्रिकी वैसे तो नोट्स या फिर दीवार पर फॉर्मूला लगाना, या फिर कुछ ऐसी अलग सी चीजें? हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा है कि फॉर्मूला शीट मैं बनाता था। मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उसकी मैं फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स बनाता था, जिनको हाइलाइटर से या फिर रंग बिरंगे कलरों से भर के, ताकि ऐसी इमेज बनाता था उनकी, ताकि वो देखते ही याद हो जाए चीज़ें और वो ज़्यादा देर तक मेरे दिमाग में रहे। तो फॉर्मूला शीट तो मैं बहुत बनाता था, मतलब बहुत बनी हुई है, दीवार पे टकी हुई रहती है। ये सारी चीज़ तो रखता था। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे ना जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते थे, इंटरेस्टिंग, जिसमें मतलब पूरा सारे जगत की फिजिक्स मिली हुई रहती है। ऐसे क्वेश्चन को मैं लिख के दीवार पे रख देता था, ताकि उसको पढ़ता रहूं और उससे इमेजिनेशन होती रहे सारी कंसेप्ट्स की। तो ये मैं करता ओके। था। अच्छा चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर मतलब आप
आपको अपने आप में क्या लगता है कि ऐसी कौन सी कमियां रह गई हैं जो मेरे 128 में रैंक आया है उससे बेटर मार्क्स रैंक आ सकता था? कुछ ऐसी कुछ आपको अगर फील हुआ हो कि हाँ इससे बेटर रैंक मैं कैसे कर सकता, मैंने क्या हाँ कमी कर दी? मैं स्टार्टिंग के अंदर बुक्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था। मैं केवल नोट्स पढ़ता था और असाइनमेंट करता था। तो ओके। मैं चाहता हूँ कि यार अगर कोई बंदा अगर पढ़ रहा है ना, तो वो बुक्स भी साथ में पैरेलल में चलता रहे उसके साथ। क्योंकि एग्ज़ाम इस बार का ऐसा था कि जो बंदा अच्छे से बुक्स पढ़ के गया है ना, क्योंकि मैंने ऑल इंडिया रैंक जिसकी 4 आई है ना, उसको भी मैंने देखा था, उसका इंटरव्यू देखा था। तो उसने भी यही बात बोली कि मैंने बुक्स ज़्यादा प्रेफर करी थी। हर टॉपिक की मैंने बुक्स एक बार पढ़ी हुई थी, वो उसको कहीं ना कहीं हेल्प करी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। आपने टॉपिक पढ़ा, आपने उसके असाइनमेंट बनाए, तो आप बुक्स से भी एक बार उसको पढ़ लेना। वो आपको कहीं ना कहीं, अगर एग्जाम कैसा भी हो, कैसा भी घुमा के हो, जैसा इस बार हुआ था हमारे फिजिक्स वालों का एग्जाम बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ था, तो ओके। उसके अंदर भी उसके अच्छे मार्क्स आ गए। तो कहीं ना कहीं बुक्स का मैटर है। बुक्स आपको हम्म। बुक्स तो फॉलो करनी चाहिए आप। मैं तो यही ठीक सजेशन है। करूंगा, क्योंकि मैंने नहीं करी, तो आप बुक्स तो फॉलो करना। ओके ओके, अभी आपका कल को जस्ट का एग्जाम है, उसके लिए वेरी ऑल दी वेरी बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिएगा जैसे आज तक हमेशा दिया है आपने। ओके। हाँ। और यहाँ पर आज का हमारा इंटरव्यू खत्म होता है, काफी कुछ आपसे सीखने को मिला और काफियों को सीखने को मिला भी होगा। और बाकी पब्लिक को, हम जो देख रहे हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई भी और क्वेरी हो या किसी कोई और क्वेश्चन जो पूछने से रह गई हो, वैसे तो बहुत कुछ डीपली में पूछ लिया गया है, और कुछ रह गया हो तो वो कमेंट कर कर जरूर बता दीजिएगा। और हमारा ये सेशन यहीं पर खत्म होता है।